नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात दिल्ली की, वो दिल्ली जो देश का दिल है, जहां से राष्ट्र की नीतियां तय होती हैं, जहां से भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचती है। उसी दिल्ली को 10 नवंबर की शाम बारूद से चुनौती दी गई, भारत को झुकाने की साजिश रची गई। लाल कोट, इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर, मॉल्स, रेलवे स्टेशन, ये तमाम स्थान दिल्ली के आतंकवादियों के टारगेट पर थे, जिन्हें व्हाइट कॉलर आतंक के माध्यम से उड़ाने की साजिश पिछले कई महीनों से आतंकवादी रच रहे थे। लेकिन आतंकियों के तमाम मंसूबों पर हमारी एजेंसीज ने कई बार पानी फेर दिया। लेकिन 10 नवंबर की शाम हुई थोड़ी सी चूक ने दिल्ली को दहला दिया। लाल कोट के पास 800 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर को आतंकवादियों ने निशाना बनाने का प्रयास किया। बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के बाद से एनआईए एक्शन मोड में है। एक एक आतंकी तक पहुंचकर उन्हें 72 हूरों के पास भेजने का प्लान बन चुका है। उधर भूटान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह दी है। और भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। यह वही अस्पताल है जहां घायलों को एडमिट कराया गया। उस बम ब्लास्ट में जो घायल हुए, जिनकी डेड बॉडीज एलएनजेपी लेकर आई गई थी, वहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद सीसीएस की आपात बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, अजीत डोभाल, यह वही टीम है जिसकी अगुवाई में हमारी सेना ने कई बार पाकिस्तान को घुसकर मारा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या भारत की सेना फिर वही इतिहास दोहराने जा रही है, घुसकर मारने वाला? क्या ऑपरेशन सिंदूर के पॉज बटन से जो उंगली है वो उठने जा रही है? क्योंकि मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। इसलिए आज हम कर रहे हैं पाकिस्तान की तबाही के काउंटडाउन की बात। अब उन सवालों की हम बात करेंगे जिनकी चर्चा देश के हर कोने में हो रही है। प्लीज उन सवालों को एक बार पुनः दिखाया जाए ताकि समझ पाएं कि आज किन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी, यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या देश अब एक्ट ऑफ वॉर लागू करेगा? क्योंकि पहले ही कह दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था कि अब अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, क्या अब इसका समय आ गया है? भारत के अंदर बैठे गद्दारों से कैसे निपटेंगे और कब इनके ऊपर अटैक होगा, कब इनके ऊपर वार होगा? यह भी एक महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हीं गद्दारों ने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया। कुल जमा देखिए यही है कि देश की जनता प्रतिशोध चाहती है, क्योंकि यह नया भारत है जो माफ नहीं करता है, सीधा वार करता है। आज जवाब तो चाहिए में सवाल सिर्फ एक, क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से आतंक का सफाया करने जा रहा है? क्या निर्णायक युद्ध छिड़ने जा रहा है? क्या एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाएंगे। उसके बाद कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर करेंगे चर्चा इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। रिपोर्ट देखिए प्लीज। दिल्ली फिर दहली है, राजधानी के दिल में बारूद बोया गया। और अब सवाल ये नहीं है कि ये किसने किया, बल्कि सवाल ये है कि भारत क्या करेगा। दिल्ली धमाके के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि अब बात जांच से आगे बढ़ चुकी है और अब बात है जवाब की, और वो भी भारत के तरीके से।
सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसीज ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ लिखा है कि हमला एक्ट ऑफ वॉर है। और याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कहा था कि अब से हर आतंकी हमला युद्ध की घोषणा माना जाएगा, यानी एक्ट ऑफ वॉर होगा। दिल्ली धमाके के तरीके, टाइमिंग, मोडस ऑपरेंडी को देखकर खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। वही जैश जिसने पुलवामा कराया था, वही जैश जिसने संसद पर हमला करवाया था और अब उसने दिल्ली को निशाना बनाया है। लेकिन इस बार भारत का तेवर और भी सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली धमाके के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। घायल नागरिकों के बीच जाकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनका हाल जाना बल्कि उन्हें न्याय का वचन भी दिया। और याद कीजिए, सिर्फ एक दिन पहले भूटान की धरती से पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी, जो भी इस हमले के पीछे है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. विदेश भूमि से ये बयान केवल एक भाषण नहीं था, ये भारत के प्रतिशोध का ऐलान था। उनके शब्दों में वो गूंज थी जो सरहदों के पार तक सुनाई दी, क्योंकि मोदी का संदेश साफ था। भारत अब खून के हर कतरे का हिसाब लेगा, क्योंकि भारत अब 26/11 वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जिसने पुलवामा के बाद बालाकोट में जैश के ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया था, और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के संकेत मिलने लगे, जहां जवाब सीमा पार जाकर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, तमाम ऑफिशियल्स ने ये बातें कही कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसे पॉज किया गया। अब सवाल ये कि क्या वो पॉज बटन पर रखी उंगली उठने जा रही है क्या? क्योंकि दिल्ली को दहला दिया है आतंकवादियों ने। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हम बता देते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे और उनके साथ तो समझेंगे कि आखिर क्या सिचुएशन है और क्या हिंदुस्तान कर सकता है यहां से। खेमचंद शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए आपका आभार। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वाचस्पति द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए सर आपका भी आभार। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, सर आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार।
आभार। कमांडर भूषण दीवान जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ में विजेंद्र सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। उनसे समझेंगे कि यहां से कूटनीतिक कदम क्या होंगे हिंदुस्तान के, वो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ट्रंप से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो अड़चन डाल सकती हैं इस ऑपरेशन 2.0 में, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी हम सर से समझेंगे, लेकिन बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सीधा सवाल खेमचंद शर्मा जी आपसे है। सीधे सीधे कहा गया था कि अगर अब कोई आतंकवादी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सीधा सवाल, एक्ट ऑफ वॉर कब और कैसे लागू होगा? देश प्रतिशोध चाहता है। खेमचंद जी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं, ये सरकार कहती है, वो जरूर करती है। अभी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जांच चल रही है, और जांच के आधार पे जो भी हमारी एजेंसीज को, आर्मी को और हमारी सरकार को करना होगा वो जरूर करेंगे। जैसे ही जांच का कंक्लूजन पब्लिक करेगी सरकार, तो उसमें एक्शन प्लान भी पब्लिक करेगी। अभी जो बात रही ऑपरेशन 2 की, तो ऑपरेशन 2.0 वो ऑन है, वो बंद नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इंटरनल जो दुश्मन है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उनके यहाँ से बहुत सारे ऐसे चीजों को ढूंढा जा रहा है जिससे वो जिन्होंने विस्फोट किया या कर सकते थे या बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते थे, उस पूरे नेटवर्क को पकड़ने का काम हमारी एजेंसीज ने किया है। हमारी खुफिया एजेंसियां उसमें बहुत तेजी से काम कर रही हैं, और अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बड़ा नेटवर्क पकड़ते हुए, क्योंकि ये बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अयोध्या या प्रधानमंत्री मोदी जी या बड़े बड़े संस्थानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, और जब एजेंसी ने उनको ऑलमोस्ट दबा लिया, पकड़ लिया, तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये दिल्ली में घटना को अंजाम दिया था। तो जो भी दोषी होगा, चाहे वो देश में है या विदेश में है, उन सबको सजा मिलेगी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, अपने बयान में साफ कर दिया है। खेमचंद जी बने रहिएगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क बाकी जो गेस्ट हैं उनका हो जाए, फिर हम और डिटेल में इस पर और विस्तार से बात करेंगे, नीतियों पर भी बात होगी। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी जान लेते हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी अभी किस प्रकार से इस पूरी आतंकवादी घटना को ले रही है, क्या टेक आप लोगों का है, चूक कैसे हुई, इन तमाम चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी, और सरकार को यहां से आगे क्या करना चाहिए, बताइए वाचस्पति द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आवाज मिल रही मेरी? द्विवेदी जी फ्रीज हैं स्क्रीन पर, प्लीज उनको एक बार सही करिए। हम पुनः जो है उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कमांडर भूषण दीवान जी हैं। सर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कही जा रही है, क्या ये सैन्य दृष्टि से मौजूदा समय में व्यवहारिक लग रहा है? क्या अभी हम तैयार हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ है? कमांडर भूषण दीवान जी सर। भारतीय सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और हमारी बीएसएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 24 घंटे तैयार हैं। पर क्षमा करें, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, कार्यपालिका क्या करेगी, उसके अंदर सेना भी आती है। विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, उसको रहने दें। समय आ गया है, जो चौथा स्तंभ है मीडिया, हर नागरिक ने जागना है। जैशे मोहम्मद ने करवाया हो, किसी ने करवाया हो, हमारे नागरिक सबका साथ, सबका विकास, सब वजीफे ले रहे हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो कैसे ये काम कर रहे हैं? हम लोग सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, आम नागरिक सो रहा है। सरकार करेगी, पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, वो अलग वो करेगी। हम क्या कर रहे हैं? नहीं तो इस टाइप से इजराइल की बात करते हैं हम। इजराइल में कैसे क्यों नहीं होता है ये? यहाँ तो ठीक है, पैसा जयचंद ने लिया या कुछ भी लिया तो पृथ्वीराज के अगेंस्ट काम किया। यहाँ तो पैसा भी नहीं। क्या मानसिकता चल रही भाई? यहीं के आदमी हो और यहीं दवाई बचा रहे हो, क्यों? सारे किस कौम के हैं? पढ़ाई की, लिखाई की, फिर इसको टैकल करिए। और 10 करोड़ जो बांग्लादेश से हमारे पास घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का काम करें। और हम अलर्ट रहे, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें जागना है। सरकार 2.0 और जैशे मोहम्मद और सेना तो होएगा,
ये आप नहीं, संचार आप जितना बड़ा सर, चैनल है। आप जिन देश के अंदर छिपे गद्दारों की बात कर रहे हैं दीवान साहब, जिन देश के अंदर छिपे गद्दारों की बात कर रहे हैं, उनको हम खोज खोज कर एक एक का नाम चला रहे हैं। जो हमारा दायित्व है वो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं सर, और लोगों से भी अपील कर रहे हैं किस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया जाए, और इन लोगों का सामने आना बहुत जरूरी, इनका पकड़ में आना बहुत जरूरी। क्योंकि आप जब हम देखते हैं कि फरीदाबाद से इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद होता है, हम देखते हैं कि लखनऊ में किस पैमाने पर जो है ये MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। हम अहमदाबाद में देखते हैं कि रिसिन बनाते हुए डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं जो एक रासायनिक हमला करने की तैयारी में थे। ये वाकई में हैरान करती, क्योंकि ये सब बॉर्डर पार से नहीं आए, ये हमारे देश के अंदर छिपे वो आतंकवादी हैं जो हमारी संसाधनों पे पालते पोसे जाते हैं, और ये लोग यहीं का खाते हैं और पाकिस्तान के गाते हैं। और किस प्रकार से ये आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, ये वाकई चिंताजनक स्थिति। और जिस ओर आपने सब ध्यान आकर्षित किया है वो बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, और उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं, हम उस पर और विस्तार से बात करेंगे। प्लीज आप बने रहिएगा सर, बने रहिएगा। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी है। विजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी विजेंद्र सिंह जी, अगर जांच में पाकिस्तान की संलिप्तता सिद्ध होती है, जैसा कि लग रहा है, अभी कुछ ऑफिशियल इस पर नहीं हुआ है, तो यहां से आगे क्या कूटनीतिक दबाव हम डाल सकते हैं, या कूटनीतिक दबाव के इतर अभी हमको सीधा वो अटैक वाली बात जो हम कर रहे हैं, प्रतिशोध वाली बात हम कर रहे हैं, क्या वो तमाम चीजें दिखाई देंगी? लग क्या रहा सर आपको विजेंद्र जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो जांच की बातें जो सामने आई हैं उसमें अभी तक कोई भी ऐसे सुराग, साक्ष्य या संकेत नहीं मिले हैं कि इस अटैक में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। जैश का हाथ तो है, क्योंकि जैश मोहम्मद ने एक तरह से कहा जाए कि जो भी लोग इसमें शिनाख्त हुए हैं, जो भी पकड़ में आए हैं, सबके तार कहीं ना कहीं जैश से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जैश अब हमारी जमी से ही काम कर रहा है। अब उसे पाकिस्तान से न आदमी, न सामान या न संकेत, किसी भी तरह की कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। अब जैश के जो स्लीपर सेल्स है, जैश के जो आतंकी हैं, जैश से जुड़े जो भी लोग हैं, वो यहाँ पर तमाम हमारे मुल्क में ही मौजूद है, और उनको ही एक रेडिकलाइज किया गया है, और उसी के तहत ये पूरे वाकयात को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में इस बार ये शायद ये नहीं हो जो जिस तरह के, जिस बात पर आप लगातार जोर दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कि क्या होगा क्या, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले ही पीएम ने कहा था कि जब कोई भी आतंकी घटना भारत में होगी और उसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए जाएंगे, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर के तहत ही उसी तरह का रिएक्शन, रेस्पॉन्स भारत की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तथ्य सामने आई है, जो संकेत, संदेश, जो भी सुराग मिल रहे हैं, उसमें किसी भी ये कोई भी एक संकेत नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं। जैश के आतंकी यही थे, और सभी यही ने एक बड़ी प्लान की है। और यही नहीं, एक बड़ी बात जो बार आप भी बता रहे थे, उसमें यह है कि अब इंडॉक्ट्रिनेशन यहीं पर हो रहा है, माने यहीं पर रेडिकलाइज लोगों को किया जा रहा है, लोगों को, तमाम मतलब लोगों जहां को। तक मैं समझ पा रहा हूं विजेंद्र सिंह जी, आप एक नई चुनौती की बात कर रहे हैं। एक नई चुनौती हमारे सामने है, हमारे देश के अंदर छिपे उन गद्दारों को बेनकाब करना, उनको पकड़कर सामने लेके आना, क्योंकि ये पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ये हमारे ही आपके बीच में रहते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, ये व्हाइट कॉलर वाले लोगों को चुना गया, और इनसे जो है इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम जो है वो दिलाया गया। और ना जाने कितने तो ऐसे रहे सर, जो जानकारियां मिली कि कई और आतंकवादी घटनाएं हो सकती थी, जिनको हमारी एजेंसीज ने रोका समय पर, नहीं तो ये चीजें ना जाने किस स्थिति में हम लोग पहुंच सकते थे, किस प्रकार की प्लानिंग रची गई। हम इस पर भी सर बात करेंगे, और यहां से डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रहेगी हम वो भी समझेंगे, और किस प्रकार का दबाव, किस प्रकार की डील की बातें चल रही हैं, और अगर इंडिया वाकई में जैश को टारगेट करता है बॉर्डर उस पार, तो वहां पर उनकी क्या भूमिका होंगी, ये तमाम चीजें मैं आपसे सर समझूंगा। प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि उन तक आवाज मेरी अब जाने लगी है। वाचस्पति द्विवेदी जी, ये कैसे हो गया? हमारे देश के अंदर छिपे ये तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो है, ये तो आतंकवादी निकले, इन्होंने तो बम फोड़ दिया सर। अब ये सुरक्षा चूक का जिम्मेदार आप लोग किसे मानते हैं, और ये हुआ कैसे, जरा बताइए दर्शकों को। गोस्वामी जी और हमारे साथ सभी को, अपने साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जो कल हुतात्मा हैं, जो जिनका
मृतात्मा है उनको ईश्वर बैकुंठ में स्थान दे, ऐसा है, और उनके परिवारों को संबल प्रदान करे ईश्वर, ये हमारी कामना है। इसके बाद जो सबसे पहली बात जो हुई है, जो कि हमारे को साथी भी कह रहे थे, मैं उनसे अपने को जोड़ता हुआ, संबद्ध करते हुए कहता हूँ कि ये जो स्थितियां हो रही हैं वो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक हैं, और ये जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की, भारत में किसी प्रकार की आतंकवादी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जानी चाहिए। इस पर सरकार जो भी कठोरतम कदम उठाना चाहती है, जो भी कूटनीतिक कदम उठाना चाहती है, सारे देशवासियों को, सभी पार्टियों को अपना राजनीतिक प्रतिरोध एक तरफ रखते हुए सरकार का साथ देना चाहिए। और बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं हमारी जांच एजेंसीज। अगर उन्होंने उचित कदम नहीं उठाया होता तो इतनी बड़ी रिकवरीज नहीं की होती तो हो सकता इससे भी बहुत बड़ा कांड होता। हो सकता है इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ऐसा किया हो सकता, ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर साहब, जो भी डॉक्टर थे, नाम है याद नहीं आ रहा उनका नाम, जो उस गाड़ी में थे जिन्होंने घटना कारित की, वो निश्चित रूप से या तो वो फिदायीन थे नहीं सर, वो आतंकवादी था, उसको इतना कोई मान सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। वो आतंकवादी था, डॉक्टर उमर उसका नाम है, जो फिदायीन हमला कर रहा था, उसको कोई मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कांग्रेस पार्टी में इन चीजों को लेकर बोल रहता हूँ, आपके तमाम बड़े नेता आतंकवादियों को जी और सम्मानित करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, कोई सम्मान की बात नहीं है। जिन्होंने देश के ऊपर हमला किया, देशवासियों के ऊपर हमला किया, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मान की तो बात छोड़िए, जो भी शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो करने चाहिए, और इसको कतई भी किसी भी की बात ही नहीं करना चाहिए, और सख्त मजम्मत इनकी करनी चाहिए। मुझे ये सच बात लग रही है कि हिंदुस्तान के अंदर इनके बहुत सारे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब ये छोटे घरानों से गरीब लोग नहीं आ रहे हैं, अब बहुत पढ़े लिखे लोग, टेक्नोक्रेट और इस तरीके के लोग आ रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक मानसिकता है, वह उन मानसिकता से ज्यादा खतरनाक है जो पेरोल पे आ रहे थे या पैसों पे, भाड़ों पे काम कर रहे थे। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है कि पूरा देश, सारी पार्टी, सारी जनता सरकार के साथ है। सरकार को जो भी सख्त कदम लेना हो वो ले सकते हैं। अगर सिंदूर 2 करना हो, 3 करना हो, 4 करना हो, बिल्कुल करिए। किसी भी प्रकार की आतंकवादी हरकत को कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले हम देशवासी हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है वाचस्पति जी, प्लीज बने रहिएगा। खेमचंद जी, हम कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। हम तो देखिए, जैसा कि अभी कमांडर भूषण जी ने कहा, विजय सिंह जी ने कहा, इन सभी लोग बार बार एक ही तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देश के अंदर छिपे गद्दारों को कैसे पकड़ेंगे? ये तो हमारे आपके बीच के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स हैं, ये व्हाइट कॉलर वाले, ये लोग हथियार रखते हैं, ये जो है विस्फोटक रखते हैं, ये तमाम रणनीतियां बना रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान को दहलाया जाए। इनसे कैसे निपटेंगे? आपकी पिछली कार्रवाइयां हमने देख ली, आपने घुसकर मारा और हमारी सेना तैयार रहती, जैसा कि सर ने कहा अभी कि हम हर सेकंड तैयार है घुसकर मारने के लिए, और मारेंगे भी, जब आदेश मिलेगा हम मारेंगे। लेकिन ये देश के अंदर छिपे गद्दारों को कैसे जो है एक्सपोज करेंगे, इनसे कैसे निपटेंगे? इसके लिए कोई खास रणनीति हो तो प्लीज बताइए खेमचंद जी। देखिए, सरकार और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तभी आपने देखा कि फरीदाबाद से लेके आज अगर इस प्रकार के आतंकवादी मिल रहे हैं सर, तो क्या इस सिस्टम की विफलता है? हम आज ये सारी प्लानिंग हो गई, पूरी तमाम चीजें जो हमने देख ली, वो बम फोड़ने में भी कामयाब हो गए, तब हम इनको पकड़ पाए, पता चला कि डॉक्टर। आशीष भाई, ऐसा नहीं, जो परपेटर होते हैं, जो साजिश करते हैं, साजिशकर्ता होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली काम कर रहे होते हैं और वो साजिश के, उनका माइंड वॉश हो रखा होता है, एक अपने पर्पज के लिए काम कर रहे होते हैं। एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों को मिटिगेट करने के लिए अपने प्रयास करती रहती है। एजेंसियां ने ऐसे लोगों को पकड़ा भी, लेकिन दुखद ये है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, या उनमें से कुछ लोग निकल के दिल्ली तक आ गए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया, और उससे हमें नुकसान भी हुआ। हमारे कई साथी चले गए और कई साथी अभी अस्पताल में भर्ती है। सरकार पूरी तरीके से उसमें सीरियस है। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब पहले हॉस्पिटल गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही तिब्बत से वापस आए, वहां पहुंचे और पहुंच के सभी का हालचाल लिया और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी हम सभी नेशनलिस्ट की है, सभी भारतीयों की है। जहां हमें संदिग्ध गतिविधि दिखे, जहां हमें संदिग्ध लोग दिखे, जहां हमें संदिग्ध किसी की भी गतिविधि दिखे,
और चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर हमें कोई संदेह लग रहा है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इस सरकार ने, तो क्योंकि ये सरकार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती, तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ना करने की वजह से पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकारों ने अपीजमेंट करने की वजह से आंखें बंद की हुई थी, और आंखें बंद करने की वजह से बहुत सारे ऐसे संस्थान या बहुत सारे ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं उनको बढ़ावा मिला। अब मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों को जिस तरीके से धरपकड़ की जा रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो आने वाले समय में, पिछले समय में भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के समय में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बड़ी घटना करने का एक षड्यंत्र सामने आया था, या इसको षड्यंत्र को हमारी एजेंसी ने एक तरीके से आप कह सकते हैं हल्का कर दिया, क्योंकि वो जितना माल था उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो मैं एजेंसियों को भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन कोई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक भी रह गई, जिसकी वजह से वो गाड़ी दिल्ली में घुसी और कमांडर भूषण हमारे साथ हैं, मैं आप प्लीज बने रहिएगा सर। सर, आपने आतंकी जो अंदरूनी नेटवर्क है आतंक का, उसकी ओर इशारा किया, इनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है? अगर कुछ आप बताना चाहें तो बताइए, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ऐसे करके ना जाने कितने मॉड्यूल्स की चर्चा हो रही है, इनसे कैसे निपट सकते हैं हम? किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए नीतियों में? क्या इंटेल मॉडल में किस तरीके का कोई बदलाव होना चाहिए? अगर कुछ आप बताना चाहें तो प्लीज बताएं, क्योंकि तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों से कैसे निपटे हम और कैसे पकड़ में आए। आशीष जी हमें ये बताएं, हर आतंकी एक ही कौम का क्यों होता है भाई? क्यों होता है? हम ब्रेन वॉश हो रहा है, एक ही कौम का क्यों हो रहा है? ऐसा लेके नहीं कर रहा है, गजवाए हिंद की मानसिकता से कर रहा है। और सबका साथ सबका विकास, हॉस्पिटल में, राशन की लाइन में, बाथरूम लेने के लिए, घर लेने के लिए, इनको सब बराबर मिल रहा है। क्यों कर रहे हैं? हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही मार खाते रहेंगे। सरकार करेगी, एजेंसियां करेंगी, गलत है ये। और सुनिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे 7 साल पहले कहा गया है 5 करोड़ घुसपैठियां हैं। 5-7 साल, अब वो 10 करोड़ हो चुके हैं। अभी आप बताएं कितने स्लीपर सेल हैं और कौन बिठा रहा है इनको? क्षमा करें, हर पॉलिटिकल पार्टी बिठा रही है। मैं बांग्लादेश गया, बाई ट्रेन गया 2016 में, मुझे मुख्य अतिथि बुलाया गया था एक बिम्स्टेक सेमिनार के लिए। मैं ट्रेन से देखा, त्रिपुरा से गया, अगरतला से गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नहीं देखा है, पर वहां हमारे आपके परिवार का दो भाई, मेरे परिवार का भाई बहन 500 रुपए लेके आधार कार्ड बना देते हैं, 1000 रुपए लेके इलेक्शन कार्ड बना देते हैं। इनके अगेंस्ट सेक्स कार्रवाई हो जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ये सरकार करेगी? ये वाकई में ये जो आपने इस ओर इशारा किया, अब चाहे बीजेपी को बुरा लगना लगे, कांग्रेस को बुरा लगना हो लगे, सवाल देश की आंतरिक सुरक्षा का है, जिसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने वोट बैंक साधने के लिए, अपनी अपनी नीतियों को धरातल पर लागू करने के लिए जो गलतियां की हैं, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अब सोचिए सर, कमांडर भूषण दीवान जी, अभी ये आपने सुना होगा अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम, जो अभी ये फरीदाबाद में सामने आई है, जहां से ये जो है ये तमाम विस्फोटक बरामद हुए, आतंकवादी जहां से निकले, इनकी लैब में जो है विस्फोटक बन रहे थे। आप यकीन करिए 40% डॉक्टर यहाँ जो हैं वो कश्मीरी हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये क्या चल के आ रहा है? हमारे देश के तमाम बड़े नेताओं को, हमारे देश के एजेंसीज को इन सब की ओर शायद उनका ध्यान गया नहीं, या उन्होंने देखना नहीं चाहा, या व्हाटएवर। क्या वजह लगती है सर इसकी, कमांडर भूषण दीवान जी? मैं खुद कुलपति रहा हूं 3 विश्वविद्यालयों का। मैं आपको बता रहा हूं, हम सॉफ्ट स्टेट बन चुके हैं। हर आदमी कहता है, अगर सरदार जी को कहा गया, कहावत है, सरदार जी आग लग गई है, कहता आपको क्या, तानू की? उन्होंने कहा आपके, अगर सानू की, आपके घर लग गई है तो तानू की, मेरे घर लगी, तुम्हारा ये काम चलेगा नहीं। हम सरकार और रॉ सब करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? और हम आंख फेर लेते हैं, हम अपने पैसा बनाने में लगे हैं। तो ये अगर हम समाज में जागृति नहीं आई तो हम तो गिरे हुए हैं। जैशे मोहम्मद बांग्लादेश में पहुंचे हुए हैं, चीन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका कितनी भी बातें करे वो दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, हर जगह आर्मी, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। तो समाज के अंदर ये भावना लाना, हमको ये चीज समझनी होगी, हमको ये चीजें समझना होगा। और बिल्कुल सही आपने कहा है ना, 80 की
ये बहुत सही बात आपने कही कि भाई आज हमारे घर में आग लगी है तो तुमको इससे क्या मतलब, ये वाला जो आपने उदाहरण दिया बिल्कुल सही दिया। लेकिन सबके बीच में ये हमारे साथ जो विदेश मामलों के जानकार हैं विजेंद्र जी, उनसे भी मैं समझूंगा। सर, जिस ओर आप लोग आज इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं, मैं तो बॉर्डर के उस पार घुसकर मारने की बात करने वाला था इस चर्चा में, लेकिन आप लोगों ने जो ध्यान आकर्षित किया, इसलिए मैं उसी ट्रैक पर आज बात करूंगा अब यहाँ से। लेकिन विजेंद्र सिंह जी, हरियाणा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल जाती है, वहाँ पर 40% कश्मीरी आते हैं, वो अपना जो भी वो बम बना रहे हैं या व्हाटएवर जो भी वहाँ पर चल रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसकी वजह क्या? 1997 में ये उसकी नींव रखी जाती है, उसको यूजीसी से लेकर तमाम जो होती हैं वो सब कुछ अप्रूव हो जाता है उसका, और उसके बाद में वहाँ पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए भी कोई नहीं जाता। क्या ये बहुत बड़ी वजह है? और ऐसी अल्फला जिसे ना जाने कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर इस प्रकार के जिहादी बनाए जा रहे हैं और बन रहे हैं। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जो कही है बात आपने वो तो है ही, और साथ ही साथ एक बड़ी बात जो सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भारत में आया है। बिल्कुल 2900 ग्राम किलोग्राम वो पकड़ में तो चला आया है, लेकिन 300 किलोग्राम अभी तक उसका पकड़ से बाहर है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा सामान आया है, अमोनियम नाइट्रेट आया है, बांग्लादेश से नेपाल और फिर नेपाल के थ्रू भारत में आया है। तो अब आईएसआई ने अपना ठिकाना और आप अपने भारत में एक तरह से सेंध लगाने का जो वे है, जो ठिकाना है वो बदल दिया है। और जब वहां से बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से जो वहां माहौल बने हैं, आईएसआई ने वहां पर अपनी बड़ी पैठ बनाई है। और अब आईएसआई एक तरह से प्लान कर रहा है कि बांग्लादेश से होकर ही भारत में इन कराया जाए, और वहीं से हो कर भारत में जो भी जिहाद जो मानसिकता है या जिहाद के लिए जो भी मटेरियल, ये खबरें सर वाकई में आपने ये भी सही कहा आपने विजेंद्र जी, ये खबरें हमने अभी पिछले कुछ दिनों में दिखाई कि जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में सर, तब से जो है एक नया लॉन्च पैड बना लिया है बांग्लादेश को आतंकवादियों ने। इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। आतंकवादी हमला आज की हम कर रहे हैं बात, दिल्ली को दहलाने के बाद आतंकवादियों का अंजाम क्या होना चाहिए और कैसे इनसे हम निपटेंगे, इन तमाम पहलुओं की आज हम बात करें। प्रधानमंत्री मोदी भी भूटान से लौट चुके हैं और बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, उससे संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पैनलिस्ट कौन कौन से हैं हमारे साथ जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार पुनः उनको स्क्रीन पर लेकर आया जाए। हम करेंगे बातचीत क्योंकि मामला वाकई है बेहद गंभीर, क्योंकि इंटरनली अंदरूनी जो हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, विशेष तौर पर व्हाइट कॉलर्स आतंकियों को लेकर, वो कितनी चिंताजनक स्थिति है। कमांडर भूषण दीवान जी, बिना किसी देरी के सर आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। प्रधानमंत्री जी लौट आए हैं, सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद में अभी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री जी के आवास पर। ये बैठकें कितनी महत्वपूर्ण हैं और ये बैठकें क्यों हो रही हैं, अगर आप बता पाएं तो भूषण दीवान जी। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, एपेक्स बॉडी है, डिसाइड सिक्योरिटी के ऊपर डिसाइड करने के लिए कि अंदरूनी तौर पे और बाहरी दुश्मन के साथ देश ने क्या कार्य करना है। आपने कुछ समय मुझसे पूछा था, मैं यूनिवर्सिटी की बात बता रहा था आपको, मैं कहता हूं एक बार भी शायद कोई पुलिसमैन हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आया। क्या मतलब, ये पुलिस क्या वीआईपी बंदोबस्त में रहेगी हमेशा? और दूसरा, न्यायपालिका आप देख लेना, ये 10 साल 12 साल तक केस चलेगा। क्या मतलब, विधायिका ने कानून बदलने हैं, इनको चिन्हित करके भगाने के कानून, और ये नए और न्यायपालिका ताकि काम जल्दी से करे। नहीं तो ये हम लचर तरीकों से टीवी डिबेट के बात होके वो खत्म हो जाती है। कब हर 10 साल ऐसा चीज होती है। तो ये बहुत भारी घंटी बजी है हमारे लिए जागने की, ये हमने करना है। और ये हमने आप जिस संस्था ने इसको बहुत मुहिम के तौर पे आगे चलाना है। नहीं वाकई में, और इस पर मुझे लगता है खेमचंद शर्मा जी का जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा। खेमचंद जी, आप लोग सबका साथ सबका विकास और ना जाने कहां कहां राशन और तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये राशन से आतंकवादी पाले पोसे जा रहे हैं। खेमचंद जी, इसका क्या जवाब है? इनका कोई तोड़ है? किस प्रकार से इनको पकड़ेंगे? भूषण दीवान जी वो चीजें स्पष्ट कर रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमको चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। ये दबे पांव वाली राजनीति अब करना बंद कीजिए। खेमचंद जी, नहीं, दबे पांव वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, मोदी जी नहीं करते। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला था कि जो घुसपैठिए हैं उन पे कार्रवाई होना जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उसके लिए
एक जो कम्प्रिहेंसिव प्लान है वो बन चुका है और उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, रिपोर्ट करने का प्रोसेस भी शुरू हुआ है। वहीं एसआईआर लागू होगा तो जितने भी लोग जो भारत के नहीं है और गलत तरीके से यहाँ पे वोट बनी हुई है, डॉक्यूमेंट बने हुए हैं और यहाँ के नागरिकों के हक को खा रहे हैं, तो उनको आपको नहीं आइडेंटिफाई लग रहा सर ये एमबीबीएस जिहाद जैसा कुछ दिखाई दे रहा है सर? एमबीबीएस जिहाद जैसा दिखाई दे रहा है, बाकायदा ये टारगेट कर करके जो है इस प्रकार से बाहर से रिक्रूटमेंट हो रही है। यहाँ पर एक शाहीन नाम की डॉक्टर पकड़ में आती है जो महिला विंग जो बनाई जैश ने वहां से बैठकर उसको लीड कर रही थी। ये तमाम चीजें क्यों सामने नहीं आई? हमारे आपके बीच रह रहे थे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तमाम योजनाओं का भी लाभ उठा रहे थे, ये राशन भी खा रहे थे, ये सारी मौज सब कुछ कर रहे थे, साथ साथ में आतंकवादी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व थे। इनसे कैसे निपटेंगे? व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से निपटने के लिए क्या कोई प्लान है, ये बताइए सर। आज हम देख रहे हैं अल-फला यूनिवर्सिटी में जहां पर 40% कश्मीरी आकर जो है वो रह रहे हैं, है ना? ये इन सब चीजों पर, इन पहलुओं पर कभी ध्यान क्यों नहीं गया, ये बताइए। सबका साथ सबका विकास कब तक? ये किस प्रकार का सबका साथ सबका विकास जहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं? नहीं, सबका साथ सबका विकास एक अलग है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी रही है हजारों सालों से कि हम किसी पे अत्याचार नहीं करते। लेकिन जो अत्याचार कर रहे हैं, जो गजबाए हिंद लाना चाहते हैं, जो कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं, जो कन्वर्जन को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो उनकी रीति नीति है, अपने विचार हैं, उसको भारत में थोपना चाहते हैं, उन पे कार्रवाई होनी भी चाहिए। ठीक है। और आपने जो देखा, सरकार ने जिस तरीके से इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया है, सारी एजेंसियां लगातार जगह जगह छापे मार रही हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है सारे लोगों को, जो भी चाहे देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो, सबको सजा मिलेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कट्टरपंथता को कम करने का एक सबसे बड़ा जो तरीका वो ये है कि जो यहाँ पे विदेशी नागरिक रहते हैं और भारत में खाते भी हैं, भारत में कमाते भी हैं, भारत में अर्निंग करते हैं और भारत में गलत तरीके से भारत के रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत को अपना नहीं मानते, भारतीय संस्कृति को अपना नहीं मानते, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रिपोर्ट किया जाए। और वो प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। एसआईआर भी एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारे देश के वोटर लिस्ट से दूर करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ आने वाले समय में ऐसे लोगों को और तेजी से आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी भी हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी, ये सारे के सारे आतंकवादी एक ही मजहब के क्यों होते हैं भाई? ये समझ से परे है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और साथ साथ में जरा ये बताइए, एक जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते, ये जो अंदरूनी नेटवर्क है आतंकवादियों का, इसे कैसे निपटा जा सकता है, ये भी जरा बताइए। जी, आशीष जी, जहाँ तक आप ये बात कर रहे थे कि हमारे खेमचंद शर्मा जी भाई बात कर रहे थे, देखिए जितने ये लोग इस मॉड्यूल में पकड़े गए, ये सारे के सारे लोग हिंदुस्तानी ही है ना, तो बाहर से तो कोई इन्फ्लेटर ने बाहर का तो नहीं है, मुसलमान है, सारे के सारे मुसलमान भी हैं। ये भी बताइए दर्शकों को। कबूल है, बिल्कुल कबूल है, बिल्कुल मानते हैं। तो उस पर सरकार को देखना चाहिए, किस तरीके से सारी जो एजेंसीज है उनको देखना चाहिए किस तरीके के लोग जा रहे हैं। अच्छा, आप जब 40% कश्मीरी वहां अल-फला में है यूनिवर्सिटी में, तो आपको 60% बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो तो देशभक्त होंगे ना, उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करी? अच्छा चलिए, दूसरी बात, अभी जो हमारे दीवान साहब कह रहे थे, ये आप आधार की बात कर रहे हैं, आधार तो अब केवल और केवल पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में बन रहा है, तो वहां पे नंबर 2 तरीके से कैसे बन रहा है? तो ये बात तो नेगेट हो जाती है दीवान साहब की कि जो आधार है वो बनाए जा रहे हैं। अब आधार तो केवल केंद्रीय एजेंसीज बना रही हैं। पिछले 5 साल 6 साल का तो जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि बैंकों में बन रहे हैं, तो बैंकों में क्या बैंक के लोग भी उसमें मुलव्विस हैं? क्या जितने पोस्ट ऑफिसेज हैं, क्या वो लोग फर्जी आधार बना रहे हैं? अच्छा, एसआईआर की आप लोग बहुत आत्मश्लाघा कर रहे हैं, बताइए जो बिहार में आपने जो एसआईआर किया उसका प्रतिफल कितना हुआ? आपने कितने विदेशी नागरिक उसमें से ढूंढे? आप लोगों की सरकार के समय में कुछ कार्रवाई, कुछ काम हुआ नहीं। अगली सरकार अगर उस दिशा में काम कर रही है तो उससे भी आपको तकलीफ है। नहीं, मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए ना, तकलीफ नहीं, मुझे बताइए ना वाचस्पति द्विवेदी जी, आप लोग की जब सरकार थी तो आप लोगों ने कौन से ऐसे बड़े झंडे गाड़ दिए? हमने दिल्ली में सिलसिलेवार जो है वो अटैक देखे, हमने देखा था 2008 में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम से पहले क्या हुआ था, हमने अहमदाबाद याद है, हमें जयपुर याद है, क्या हुआ था उसके बाद। अंदरूनी जो देश की जो आतंकी नेटवर्क है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, आप बॉर्डर पार बैठे आतंकियों को कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे आशीष जी, क्या ऐसी बात करते हो आप? देवेंद्र का क्या किया आपने? पुलवामा में क्या किया? पठानकोट का आपने क्या किया? वो तो आपके अंदर से आया, वो इतना आर्डिक्स कहां से आया था? देवेंद्र जो उसमें एसपी था, उसका आपने क्या किया? आज तक आपने कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों को जनता अच्छे से समझ रही है, देख रही है, जान रही है नहीं,
लेकिन आज ये चर्चा इसलिए सार्थक रही क्योंकि जो विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ रहे, उन्होंने जो हमारा ध्यान आकर्षित किया वो महत्वपूर्ण रहा। भूषण दीवान साहब ने जो चीजें कही उसकी बात होनी बहुत जरूरी है। हर देशवासी का ये कर्तव्य है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को जो करना हो ये करेंगे, लेकिन बतौर एक हिंदुस्तानी नागरिक हमारा क्या कर्तव्य है इसको भी हमें समझना चाहिए और समझना होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब होना होगा और ये होना भी जरूरी है। जैश का खात्मा, हाफिज सईद का खात्मा बहुत आवश्यक है, उस दिशा में हमारी सेनाएं सक्षम हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे देश में है, ये व्हाइट कॉलर टेरर, हमारे अंदर, हमारे आसपास बैठे इन आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए, ये बड़ा सवाल। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप लोगों का इस चर्चा के लिए। तो पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन तो जारी है, लेकिन सबके बीच में हमारी इनर सिक्योरिटी मॉडल की समीक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आतंकवादी हमारे आपके बीच छिपे हुए हैं और सारे के सारे आतंकवादी एक मजहब के हैं। यह कहना गलत नहीं होगा, यह हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।